सुप्रभात। आज हम बीए पार्ट 3 हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। अब तक हमने पढ़ा पानीपत का तृतीय युद्ध, इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के आपसी संबंध, बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना, प्लासी बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। तत्पश्चात हमने आंग्ल पंजाब संबंधों और आंग्ल मैसूर संबंधों की चर्चा करते हुए अवध के अधिग्रहण पर हमने बात की। प्रमुख रियासतें भारत की अब ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में और अधिकार क्षेत्र में आ चुकी है। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण शक्तियों में मैसूर और मराठे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व में आ गए हैं और उत्तर भारत की तरफ हम देखें तो पंजाब है, अवध है, बंगाल, मध्य भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ चुके हैं। भारत की राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा सुदीर्घकालीन परिवर्तन हुआ। हम इसी से संबंधित पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ब्रिटिश सर्वोच्चता और देसी रियासतें। ब्रिटिश सर्वोच्चता और देसी रियासतों में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिनेरियो प्रशासन का भारत में हो गया, भारत का राजनीतिक स्थिति कैसी थी। हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक लंबे समय तक सुदीर्घकालीन प्रशासन भारत पर सर्वव्यापी प्रभाव डालने वाला हुआ। यानी कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दीर्घकालीन प्रशासन का भारत की राजनीति पर सर्वव्यापी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि सभी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई और उनके इस बहुआयामी प्रभाव को इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि ब्रिटिश शासकों ने भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन समुन्नत किया, यद्यपि उनमें से कतिपय ही महान क्रांतिकारी थे, किंतु इन क्रांतिकारी परिवर्तनों में से एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और वो था भारत का राजनीतिक एकीकरण। भारत का राजनीतिक एकीकरण किस सेंस में कि ब्रिटिश शासनकाल में संपूर्ण भारत एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आ गया था। इसलिए इतिहासकार प्रोफेसर मून ने ठीक ही लिखा है कि भारतीय समाज में अनेक अंतर विरोधों के होते हुए भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत को एक तीसरी एकता की अधीनता में राजनीतिक एकता प्रदान की। अभी पूर्व में मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि भारत की प्रमुख रियासतें अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में, उनके प्रभुत्व में, उनके संरक्षण में आ गई थी। तो ये भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ था और राजनीतिक एकीकरण पूर्णतया दो श्रेणियों में विभक्त हो गया। पहला ब्रिटिश भारत, यानी कि वो रियासतें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव अंतर्गत थी, और दूसरा भारतीय भारत जो कि भारतीय देसी राज्यों के प्रभाव अंतर्गत थी। ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था, जबकि भारतीय भारत के दो भाग थे जिन पर प्रत्यक्ष रूप से राजा या भारतीय शासक शासन करते थे। भारतीय भारत ही कालांतर में देसी रियासतों के नाम से जाना जाने लगा। अब हम बात करते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति और ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ किया। तो हम देखते हैं मुगल साम्राज्य के पराभव के समय से ही देसी रियासतों का अभ्युदय होने लगा। हमने प्रारंभिक चर्चा में पहले चैप्टर में पढ़ा था कि धीरे धीरे जब मुगल शासक इतना सफल नहीं रहा, मुगलों का जो साम्राज्य था उसको एकीकृत और संगठित रखने में सफल नहीं रहा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से देसी रियासतें अलग होने लगी और धीरे धीरे अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब स्वतंत्र होने लगे। फिर हम देखते हैं कि कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने उचित अनुचित का ध्यान न रखते हुए सभी साधनों का अवलंबन करके देसी राज्यों को कंपनी के राज्य में मिला लिया और तब देखते हैं कि कंपनी सरकार की इन हरकतों से
फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की बात के पश्चात हम बात करते हैं कि कंपनी सरकार की इन हरकतों से देसी राज्यों के शासक संतुष्ट नहीं थे। मैंने आपको ये बताया इस स्लाइड में कि 1857 का संग्राम होता है और उनका इसके विरोध में अभिव्यक्त किया गया आक्रोश 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। फिर हम देखते हैं कि बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व जमाने के संदर्भ में प्लासी और बक्सर का युद्ध करती है, तो प्रारंभ में तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल एक व्यापारिक कंपनी बनी रहती है, लेकिन 1765 में जो बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि होती है, तो वो संपन्न हो जाने के कारण यह कंपनी राजनीतिक प्रभुत्व में आ गई। और पीछे अगर हम थोड़ा और बैक में जाकर देखें तो 1669 के चार्टर के अंतर्गत कंपनी बंबई का प्रदेश भी प्राप्त हो चुका था और इस उपलब्धि के उपरांत कंपनी भारत में साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखने लगी और अपने इसी स्वप्न को साकार रूप देने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और डचों को निष्कासित कर दिया और भारत की तत्कालीन राजनीति पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। फिर अगर हम ये बात करें कि कंपनी के अलग अलग गवर्नर जनरल आए और भारतीय प्रशासन में उनके हस्तक्षेप से कंपनी का प्रभुत्व भारत की रियासतों पर बढ़ने लगा, तो हम देखते हैं कि भारत में कंपनी की एक प्रशासक के रूप में नींव लॉर्ड क्लाइव ने रखी। आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ उसमें लॉर्ड क्लाइव का बहुत बड़ा रोल था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस कंपनी प्रशासन को सुदृढ़ किया और उसके उपरांत लॉर्ड वेलेजली ने विस्तारवाद की नीति अपनाई और देसी रियासतों में कंपनी की सत्ता को सर्वोच्च बना दिया और लॉर्ड डलहौजी की नीति ने उस सर्वोच्च शक्ति को चुनौती देने वाला कोई प्रतिद्वंदी भारत में छोड़ा ही नहीं। इस तरह से हम देखते हैं कि अब देसी राज्यों के ऊपर कंपनी का भारत में बड़ा प्रभुत्व है। तो आगे हम देखेंगे कि देसी राज्यों के प्रति कंपनी क्या नीति निर्धारित करती है और कौन सी नीति अपनाती है।